Hi everyone, welcome to this session. Today I will talk about this uh, gradient divergence and curl of a field. Then we will solve some numericals that will be related with your assignment. And this session will be from 5 to 7 at every Saturday till the end of this course. So this will be a doubt clearing session where you can ask your doubt, and I will be solving uh, some assignment related problem, not the assignment question. So each problem that I will be solving will help you to solve your assignment problem. I will I will also record this session, and I will also upload this videos on YouTube where you can watch them later on. And if you have any question, you can just ask me. Okay, so let's start. Uh, so before doing anything, I want to introduce you to two formulas like gradient divergence and curl of a field. So as this session is supposed to happen in Hindi, so I will be talking in Hindi. So our तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है कि किसी फील्ड का किसी एक स्केलर स्केलर फील्ड का हम ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक फाई एक्स वाई जी का फंक्शन है और इसका अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर इसका हमें ग्रेडियंट निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ फाई वेयर डेल्टा इज एन ऑपरेटर। तो इट वर्क और इसका काम इस तरह से होता है कि आप डेल ओवर डेल एक्स एंड देन फाई ऑफ एक्स वाई जी आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू कैलकुलेट द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई of this scalar field and also with respect to g. So what does this मतलब यह ग्रेडियंट हमें ये बताती है कि आप किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा चेंजेस होंगे। आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि उस डायरेक्शन में जो चेंजेस होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे इस फंक्शन में। इसका मतलब है कि अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें जहाँ पे हमें अ, एक फंक्शन है आर mod okay, so this is function fr and this is nothing but x square y square and z square in the square root। तो अगर हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि आई डेल ओवर डेल एक्स Amrin, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस, यू hi. हैव एनी डाउट? Hi, Amrin. Uh, so you are taking gradient now. So you put it that dot between del and fr. Oh, this is a mistake. So there won't be any dot because it's a fr एक Yeah. स्केलर फंक्शन है। And I will request to the audience or to please keep your camera on. Thanks। अगर हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 1 - 1/2 and then again the derivative of this whole thing because हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2x बचेगा और यहाँ
और इसी तरह से ये एक्स कंपोनेंट के लिए था, हम इसी तरह से वाई कंपोनेंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी इसी तरह से आ जाएगा। ये इसी तरह से, और इसी तरह से हम जी कंपोनेंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सर यहाँ पे आप जी कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम अगर इसको फिर से लिखें, तब हम देखेंगे कि इसमें ये जो टर्म है ये तीनों डेरिवेटिव्स में कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी दो है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमारे पास जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर हम इसको देखें, इस तरह से लिखें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। अगर आप इसका मॉड कैलकुलेट करते हैं, मॉड मतलब इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड जो जो तो ये ए डॉट, ए का डॉट प्रोडक्ट होता है और उसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये वही चीज है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने पहले से फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास आ रहा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इसके डेरिवेटिव में है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ये अ, एक वेक्टर आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और ये उसका एम्पलीट मॉड वैल्यू है। सो इसका मतलब यह एक यूनिट वेक्टर दिखाता है आर डायरेक्शन में। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जो ग्रेडियंट होती है वो, आप किस डायरेक्शन में आप मूव करो, किसी फंक्शन के लिए ग्रेडियंट यह होता है कि आप ऐसे डायरेक्शन में मूव करो उस फंक्शन में, मीन मतलब आप एक्स में जाओ या वाई में जाओ या जेड में जाओ, तो ये एक ऐसी डायरेक्शन को बताएगा जिस डायरेक्शन में वो फंक्शन सबसे ज्यादा तेजी से बदल रहा होगा। तो जो जो आर जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक्स वाई ना एक्स में ज्यादा तेजी से बदलता है, ना वाई में, ना जेड में, लेकिन वह इन तीनों के एक डायरेक्शन, जो यूनिट वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन में सबसे तेजी से बदलता है। और दूसरा दूसरी चीज है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है कि अ, चीजें कैसे, मतलब किसी एक जगह से कैसे फैल रही हैं या निकल रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किसी या और या एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो आप अगर अगर आपके पास एक वेक्टर है ए, जिसके कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई, एंड जेड डायरेक्शन में ए जेड, जहाँ पे जो ए एक्स ये फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जी का, ऐसे ही ए वाई जो है वो फंक्शन हो सकता है एक्स वाई और जी का। इसी तरह से जो एजेड है वो भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जी का। अब इसका हमें जब डाइवर्जेंस निकालना है तब हम सिंपली, क्योंकि डेल जो है एक ऑपरेटर है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर के साथ,
तो उसके कंपोनेंट हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इससे हमें ये पता अब हमें एक सरल डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हम हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो सेम डायरेक्शन वाले पदों में होता है। तो यहाँ पर जो ए एक्स वाले पद हैं वो एक्स डेल ओवर डेल आई आई कैप वाले जो पद हैं वो एक साथ चले जाएंगे। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स डेल इंटू ए एक्स डेल ओवर डेल वाई ए वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ए जेड। तो ये हमारा डाइवर्जेंस होता है किसी एक दिए हुए वेक्टर के लिए। इसी तरह से हम एक दिए हुए वेक्टर का कर्ल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ल निकालने के लिए हमें इसको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसा हमें पता है कि अ, जहाँ पे ए एक्स हमें पहले से ही पता है कि यह एक वेक्टर है और इसके तीन कंपोनेंट्स हैं आई जे एंड के डायरेक्शन में, मीन्स एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन में। इसका हमें कर्ल निकालने के लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आई जे के। जैसा हम पहले से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए करते आए हैं वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा ये आई कैप ब्रैकेट में डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल वाई ए जेड माइनस डेल ओवर डेल अरे जेड। क्वेश्चन एंड में पूछना है कि अभी पूछना है? कभी भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे बस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। हेलो ठीक है ठीक है। अमरीक सर। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? यस। सर वो मैं पूछ रहा ओ था कि हाँ। अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो होता है उसका मतलब क्या होता है? किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो होता है इसका मतलब ये होता है कि वहां से जितनी भी जैसे हम ओके आपने कहा कि ये एक वेक्टर है तो डाइवर्जेंस हम किसी वेक्टर का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जी सर। अब डाइवर्जेंस ओके वेक्टर में डायरेक्शंस होती हैं। मैं अभी अपना ये कर्ल वाला कैलकुलेशन खत्म करके मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, जल्दी से ठीक है सर, ओके सर। माइनस जी डेल ओवर डेल एक्स ए जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड ए एक्स प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स ए वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई ए एक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आई है जो एजेड का डेरिवेटिव है वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और जो ए वाई का डेरिवेटिव है वो जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो टर्म्स है आपस में चेंज हो गए हैं। जो ए वाई पहले हम जैसे डाइवर्जेंस में हमने देखा था कि जो सेम टर्म थे ए एक्स वाले ए एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा था, ए वाई वाले कंपोनेंट का ए वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा था और वैसे ही एजेड वाले। लेकिन यहाँ कर्ल में आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक किसी वेक्टर का कर्ल एक वेक्टर ही मिल रहा है लेकिन जो यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो चेंज हो जा रहे हैं, लाइक डेल ओवर डेल वाई एजेड से हो रहा है। लेकिन हमने पहले ही देख रखा है कि जो फंक्शन है जो ये ए एक्स ए वाई एजेड जो वैल्यूज हैं ये एक्स वाई जी का फंक्शन हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर एजेड का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करने से ये वैल्यू नॉन जीरो होगी क्योंकि एजेड एक्स वाई जी का फंक्शन हो सकता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो हमने देखा कि डेल क्रॉस ए एक वेक्टर होता है और वह वेक्टर इस तरह से लिखा जा सकता है। अभी सचिन ने क्वेश्चन पूछा कि किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो होने का क्या मतलब होता है। तो मान लो कि
आपके पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आपके पास दो चार्जेस है, +q -q। तो +q से फील्ड लाइन जो होती है बाहर को जाएंगी, और -q से जो फील्ड लाइन होती है वो अंदर आती है। तो ऐसे ऐसे कुछ एक हम अब इसको इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर इस पूरे फील्ड के लिए अगर हम किसी एक वेक्टर ए से दिखा पाए, तो हम यह देख सकते हैं कि अ, इस इस पूरे फील्ड के लिए जितनी भी लाइंस, मतलब अगर ये लाइंस यहाँ से निकल रही हैं तो उतनी ही लाइन इधर से अंदर भी आ रही हैं। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि जिस जगह से कोई फील्ड लाइन निकल रही है वहीं पर वापस आ जा रही है, तो जो टोटल चेंज हुआ है वो जीरो है। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस जीरो होने का मतलब ये होता है, जैसे आप मान लो कि आप एक पॉइंट ए पे खड़े हो और यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड आ रही है और उसी उसी तरह से निकल जा रही है। अ, तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस होगा वो जीरो होगा। मीन्स ओके सचिन, क्या तुम समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने ये देखा कि डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे जहां पर हम एक डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे एक यूनिट वेक्टर के लिए, आर के लिए। तो आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पे ये एक्स वाई एंड जी कैप ये हैं डायरेक्शन हैं। तो आप किसी भी पॉइंट को एक त्रिविमीय स्पेस में ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाई एंड जी, जहाँ पे आपको एक्स डायरेक्शन में इतना मूव करना, एक्स मूव करना होगा, वाई डायरेक्शन में वाई मूवमेंट, और जेड डायरेक्शन में जेड मूव करना होगा। तो आप एक यूनिट वेक्टर को आप एक पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका डाइवर्जेंस हमने पहले ही देख रखा है कि ये होता है डेल ओवर डेल एक्स और ए एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ए वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ए जेड, जहाँ पे हमारे पास ए एक्स जो है वो एक्स है, ए वाई वाई है, और ए जेड जेड है। तो इससे हमें पता चलता है कि डेल ओवर जो डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स हमारे पास होगा, वो होगा डेल ओवर डेल एक्स एक्स, और ये होगा 1। इसी तरह से डेल ओवर ए वाई डेल वाई, वो होगा डेल ओवर वाई एंड ये भी 1। एंड इसी तरह से ए जेड डेल जेड ओवर डेल जेड, ये भी 1 होगा। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में फिर से वापस रखें, इक्वेशन 1 में इन सब वैल्यूज को, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेल डॉट आर होगा वो होगा 1 + 1 + 1, और ये होगा 3। अब हम एक काम और करेंगे। अब अभी हमें अ, अभ्यास के लिए एक और प्रश्न सॉल्व करेंगे। अ, और वो ये प्रश्न हमारे लिए ग्रेडियंट से संबंधित होगा। तो लेट हम मानते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ आर जो है 1/r, एंड जो ये 1/r है, ये x² + y² + z² इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें पहले से पता था कि जो डेल आर, जो इसकी एफ आर की जो ग्रेडियंट होगी वो होगी आई
डेल ओवर डेल एक्स एफ आर प्लस जे डेल ओवर डेल वाई एफ आर प्लस के डेल ओवर डेल जेड एफ आर। तो पहले हम एक्स कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा डेल ओवर दिस एफ आर, और इसको हम लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1/x² प्लस y² प्लस z²। इसको हम सर ये लिख तो पाएंगे पोलर पे बहुत इजीली हो जाएगा, आप इसको कार्टेशियन पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बताया नहीं है। अगर आपको पता है तो आप जब पोलर कोऑर्डिनेट आएगा तो हम आप टाइम पे सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कैसे हम इसे आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं सबके लिए इसको ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर रहा हूँ। तो इसको हम फिर लिखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा -1/2 2x ओवर x² प्लस y² प्लस z² पावर -1/2 -3/2, लेकिन तो इसको हम और अच्छे से लिखेंगे x पावर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फंक्शन एफ आर है x² y² और z² में सेम है। तो अगर हम इस वेरिएबल x को y से चेंज करें तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये सब एक्स वाई जी में जैसे हैं एक ही जैसे हैं। तो हमें जैसे हमें x का x कंपोनेंट हमें डेल ओवर डेल एक्स मिल गया, मतलब ए एक्स कंपोनेंट मिल गया। तो इसी तरह से हम और वाई कंपोनेंट के लिए भी लिख सकते हैं। डेल ओवर डेल वाई हमारे पास होगा -y x² प्लस y² प्लस z² बाई 2, और इसी तरह से जेड कंपोनेंट भी हमारे पास लिख सकते हैं ऐसे। अब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास 1/r जो कि ऐसा लिखा जा सकता है, ये आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि सब में ये वाला टर्म जो है 1/x² प्लस y² प्लस z² -3/2, ये सब में एक समान है। और माइनस चिन्ह भी सब में एक समान है। तो फिर से हमारे पास आ जाएगा एक्स आई, क्योंकि आप देख सकते हो सब में ऊपर एक्स वाई जी अलग अलग है और सब नीचे का सारे जो उसके डिनोमिनेटर वो सेम है। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर आर होगा, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है ये आर वेक्टर है, और ये मॉड ऑफ आर और -3/2। और हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर कैप ओवर इंटू आर स्क्वायर मॉड ऑफ आर, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -r, जो हमारा ये डेल ओवर 1/r होगा, ये होगा -r कैप इंटू x² प्लस y² प्लस z² अपन x² प्लस y² प्लस z² इंटू, ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव रहेगा, x² प्लस y² प्लस z²।
और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आएगा तो ये है। तो यहाँ पे आर कैप एक यूनिट वेक्टर है। अ, इसके बाद फिर हम कर्ल डाइवर्जेंस, इसके बाद हम डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखेंगे कि उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तीन वेरिएबल्स होते हैं, आर, फाई एंड थीटा। तो आप इस कोई भी पॉइंट जो आप कार्टेशियन में लिखते हैं, एक्स, वाई और जी, तो आ- उस पॉइंट को आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इस तरह से दिखा सकते हैं, जहां पर इसी थीटा, जहां पर इस पॉइंट को, जहां पर एक्स वाई जी इस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो हम अभी किसी भी एक वेक्टर के लिए किसी सबसे पहले एक स्केलर फील्ड के लिए उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में। तो और हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक स्केलर फील्ड है, थीटा आर थीटा साई आर थीटा फाई। तो इसका स्केलर होगा, इसका ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट डेल ऑफ साई 1 ओवर आर कैप डेल ओवर डेल आर साई प्लस थीटा कैप 1 ओवर आर डेल ओवर डेल थीटा फाई प्लस फाई कैप 1 ओवर आर साइन थीटा डेल ओवर डेल फाई साई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव है वो आर के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे हम पहले एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में करते आए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आर के साथ नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, मतलब आपके पास सिर्फ डेल ओवर डेल आर है। लेकिन डेल ओवर डेल थीटा के साथ डिनोमिनेटर में एक टर्म आर है, और यहाँ पर डेल ओवर डेल फाई के साथ भी एक टर्म आर साइन थीटा है। तो ये चीजें आप अगर ध्यान से इनको देखो, तो जो आर की डायमेंशन है वो अगर आप मीटर में ले रहे हो तो मीटर में है, बट थीटा की डायमेंशन रेडियन में होती है। तो लेकिन और उसका चेंज इस यूनिट से ओके, तो जो आर की डायमेंशन मीटर में है, लेकिन ये तो डायमेंशन लेस है। तो इसी वजह से जो आर है एक टाइप का वो डायमेंशन देता है यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पर भी। तो इस वजह से कभी भी आप ये गलती मत करना कि आप अ, इस पोलर पोलर कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट इस तरह से लिख कर चले आओ, जहाँ पर डेल ओवर डेल आर साई प्लस आपने सेम जैसे आपने किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वैसा ही करना, ऐसा। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे इनके साथ इनके कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कि इस तरह से दिखते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। और इसी तरह से हम डाइवर्जेंस भी कैलकुलेट करेंगे। डेल ऑफ फंक्शन ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर डेल ओवर ओके। इससे पहले कि मैं इस फंक्शन को लिखूं, तो आप अ, एक वेक्टर पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकते हैं। तो एक वेक्टर आप पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह से लिखोगे, जहां पे आपके पास आर कंपोनेंट होगा, आपके पास थीटा कंपोनेंट होगा, और आपके पास उस वेक्टर का फाई कंपोनेंट होगा। अच्छा, अभी हम जो डेल डॉट ए करेंगे, तो उसमें हमें ये मिलेगा कि 1 ओवर आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर आर स्क्वायर ए आर प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा
डी थीटा प्लस 1/r साइन थीटा डेल ओवर डेल फाई ए फाई। ठीक है, तो ये उसका डाइवर्जेंस होगा किसी भी वेक्टर का पोलर कोऑर्डिनेट। अभी फिर हमारे पास एक क्वेश्चन था कि जब हम एक फील्ड का एक स्केलर फील्ड जो 1/r था उसका हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कर सकते हैं, और वो वहाँ पर आसान हो गया। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो ग्रेडियंट है वो कैसे कैलकुलेट किया था। तो वो ग्रेडियंट किस तरह से हमने कैलकुलेट किया था, जहाँ पर एक साई एक स्केलर फील्ड थी, हमने उसको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया था, और आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, और इसी तरह से थीटा कैप और फाई कैप। तो सबके साथ हमने उसका डेरिवेटिव लिया था। तो हम इससे सबसे पहले इसको लिखेंगे डेल ऑफ 1/r will be r कैप डेल ओवर डेल आर 1/r। इसी तरह से थीटा कैप में आर डी थीटा 1/r 1/r यहाँ, और इसी तरह से फाई कैप 1/r साइन थीटा डेल ओवर डेल फाई 1/r। लेकिन r जो है वो थीटा फाई का फंक्शन नहीं है, तो ये दोनों पद जीरो हो जाएंगे और सिर्फ यही पद बचेगा। तो इसे हम फिर से देखते हैं, डेल आर, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इसका डेरिवेटिव होगा -1/r²। तो ये हमारे पास आ जाएगा -r कैप ओवर r², और यही रिजल्ट हमें लगता है हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से प्राप्त किया था। तो हमने यहाँ पर काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन करी थी, लेकिन उसी को हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करके पोलर कोऑर्डिनेट में कैलकुलेट करके बहुत आसानी से हल कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमारे किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से किसी एक आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ आर, और सॉरी ई ऑफ आर ब्रैकेट 1/4 पाई लॉन 0 क्यू ओवर r²। आर कैप जो है इस फील्ड के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, तो उस तो ओके, तो यहाँ पे एक चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज एक टेस्ट चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है। तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस टेस्ट चार्ज पर होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी ओवर r² होगी, जहाँ पर आर कैप इस यूनिट इस डायरेक्शन को दर्शाता है। ओके, तो मुझे लगता है इस पद से सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि आप इसको अपने 11वीं या 12वीं की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अभी आप गॉस की प्रमेय से भी परिचित होंगे, जिसे लिखा जाता है कि द फ्लक्स चेंज नो नो द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इज इक्वल टू टोटल बाउंड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसका मतलब कि किसी एक सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसकी जो मान होता है वो कुल जो बाउंड चार्जेस हैं और एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और इसको आपने देखा होगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट बी के फॉर्म में। तो अभी हम अगर जहां पर जो ये क्लोज इंटीग्रल लिया गया है एक सरफेस के अराउंड लिया गया है, तो अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरह से दिया गया है। तो अगर हम इस चार्ज के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं,
जो जिसकी रेडियस आर है। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई में हम इस सरफेस पर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें और देखें कि यह क्या वाकई में इस आबंधित चार्ज क्यू और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस सरफेस पे देखते हैं कि हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया इंटीग्रल कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर, तो एरिया क्या होगा, क्योंकि आर डिस्टेंस फाइनाइट है और जो ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम एक हमने हमने अभी देखा था कि जो एरिया एलिमेंट होगा यहाँ पर वो होगा आर डी थीटा इंटू डी फाइव। लेकिन ये दोनों हमें एक एरिया एलिमेंट देंगे आर कैप की डायरेक्शन में, और इसके साथ हमें आर स्क्वायर और साइन थीटा भी मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइन एलिमेंट होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में वो ऐसे लिखा जाता है डी आर ओवर डी आर, सॉरी, लाइन एलिमेंट इन पोलर कोऑर्डिनेट। आपको पहले से पता है कि जब आप लाइन एलिमेंट लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आप लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जे के कैप, राइट। इसी तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट में जो लाइन एलिमेंट लिख सकते हैं वो होता है डी आर कैप इज इक्वल टू डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाइव कैप, डी फाइव एंड फाइव कैप। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है इस सरफेस पर, इस एक आर आर रेडियस के स्फेयर के सरफेस में एरिया कैलकुलेट करना है, तो जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ दो वेरिएबल डी थीटा और डी फाइव में हो रहे हैं। आर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, आर चेंज नहीं हो रहा आपका। तो जो जो हमारे पास जो एरिया आएगा, एरिया एलिमेंट आएगा, वो आएगा डी ए वेक्टर इज इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाइव आर कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव डी थीटा डी फाइव आर कैप। लेकिन हमारे पास आर की वैल्यू जो है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है और फिक्स है। इसको हम लिख देते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव आर कैप। अब हम अपने इस अब हमने देखा था कि जो फ्लक्स होता है वो ई डॉट ए के बराबर होता है, तो हम फिर से लिखेंगे उसे, फ्लक्स ऑफ ई इज इक्वल टू नथिंग बट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। और हमें पता है कि फील्ड वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस पर इंटू आर कैप डॉट प्रोडक्ट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव आर कैप। अभी हमें पता है कि आर कैप का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाइव। चूंकि यह एक सरफेस इंटीग्रल है, तो इसको हम लिखेंगे, जहाँ पर दोनों वेरिएबल्स अलग अलग लिखे जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाहर आ जाएगा, जो थीटा है वो 0 से पाई चेंज हो रहा है, और जो डी फाइव है 0 से 2 पाई चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पर हमारे पास होगा q over 4 pi epsilon naught sin theta d theta is minus cos theta 0 से pi and d phi is equal to nothing but phi 0 to 2 pi। तो यहाँ पर हमें मिलेगा q over 4 pi epsilon naught cos pi is equal to -1 minus minus plus 1 and minus cos 0 will be plus 1 because okay, it's like this minus cos pi and this minus minus again plus and cos 0 and this pi has 2 pi value and other are 0 so 2 pi minus 0 का मतलब हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा q over 4 pi epsilon naught यहाँ पर इसका 1 plus 1 and into 2 pi it's nothing but q over 4 pi epsilon naught 4 pi and 4 pi cancels out 4 pi so the plus we have is q over epsilon naught and और हमें ये पता है कि ये जो चार्ज q है ये उस गॉसियन सरफेस के चार गॉसियन सरफेस के अंदर बंद बंद था इनक्लोज्ड था। तो हमने देखा कि ये नियम हमने खुद से इसको सत्यापित किया कि जो फ्लक्स चेंज होता है वो कुल चार्ज और एप्सिलॉन कुल आबंधित चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। अभी हम एक एक्सरसाइज और करेंगे। अभी हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे एक ऐसे फंक्शन का जो इस तरह से दिया है। यहाँ पर ये आर कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो हमने पहले ही देख रखा था कि इसमें सिर्फ जैसे हम इसको इस वेक्टर को अगर हम कंपेयर करें एक ए वेक्टर से पोलर कोऑर्डिनेट में तो ए आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाइव कैप तो हम यहाँ देख पाएंगे कि सिर्फ आर कैप वाले ही कंपोनेंट है। तो हम अगर डेल डॉट ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 1/r² डेल ओवर डेल r² ए आर वाले ही कंपोनेंट की जरूरत होगी क्योंकि अदर ए थीटा ए फाइव जीरो है। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम देखते हैं डेल डॉट ए 1/r² डेल ओवर डेल r² ए आर हमारे पास 1/r² है। तो हम देखते हैं कि r² से r² कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है डेल ओवर दिस इंटू 1 एंड जब इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 0 हो जाता है। अभी हम इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास जो वेक्टर था वो था आर कैप ओवर r² और हम देख रहे हैं कि इसका जो डाइवर्जेंस है वो 0 है। इसके अलावा हमें पता है कि अगर हम एक क्लोज इंटीग्रल करें जहां पर हम देखें कि बी डी ओके बी डॉट डी ए हम एक सर्कल बनाते हैं आर रेडियस का और हम देखते हैं कि इसी वेक्टर के लिए किसी एक पर्टिकुलर आर इज इक्वल टू आर पे एक स्फीयर बनाते हैं गॉसियन सरफेस और उस पर हम इसका सरफेस इंटीग्रल करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारे पास होगा 1/R² आर यूनिट कैप और इसी पर एरिया एलिमेंट जो होगा वो होगा एरिया एलिमेंट डी ए होगा हमारे पास वो होगा r² डी थीटा साइन थीटा डी फाइव आर कैप। तो हम इसको वहां पुनः इसमें इस तरह से पूरी तरह से लिख देंगे और आर डॉट आर के आई विल बी 1 हमारे पास r² कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो होगा डी थीटा साइन थीटा डी फाइव और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है। तो हमें पहले से इसकी वैल्यू पता है ये 4 पाई आती है। अब हम
रिजल्ट ए और रिजल्ट बी को ध्यान में रखेंगे, तो हमारे पास, क्योंकि हमने देखा है कि जो एक वेक्टर है वो आर ओवर आर स्क्वायर है, उसका हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया तो वो 0 आ गया, और उसका हमने अगर एक सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट किया तो वो 4 पाई आया। लेकिन अगर लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर आपके पास कोई वेक्टर है जिसका आप वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं, जिसके डाइवर्जेंस का आप वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं, उसको आप सरफेस इंटीग्रल में भी लिख सकते हैं। उस वेक्टर को आप सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये दोनों एक ही बात को दर्शाएंगे। यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये क्वांटिटी ये बता रही है कि किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट में वो क्वांटिटी कितना बाहर जा रही है, और यही चीज ये बताई जा रही है कि वो क्वांटिटी बाहर जा रही है या अंदर आ रही है। उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके उसको पूरी तरह से हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर लेते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज बताई जा रही है कि मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, इसको समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि आपके पास एक क्यूब है, यहाँ से अगर कुछ बाहर फ्लो हो रहा है तो आप उसका हर एक पॉइंट पे आप उसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्यूब में हर एक पॉइंट पे, और उसको फिर आप जोड़ सकते हैं इस पूरे क्यूब में। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ सरफेस पर कैलकुलेट करके उसको जोड़ लीजिए। तो तो जो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हर जगह सेम होगी, जो बॉल इस ट्यूब से निकल रहा है, या आप ऐसे करके उसको जोड़ रहे हैं या फिर आप इस क्लोज इंटीग्रल के माध्यम से, सरफेस इंटीग्रल के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तो वो दोनों वैल्यू सेम होंगी। इसको हम फिजिकली इस तरह से समझ सकते हैं। अभी मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि अभी हमने देखा था कि इस इस वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस 0 था, और इसी इसी वेक्टर क्वांटिटी आर ओवर आर कैप का जो सरफेस इंटीग्रल था वो 4 पाई था। अब अगर ये थियरम सत्य है, ये थ्योरम अगर सत्य है तो हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल डॉट वी हमारे पास आर स्क्वायर है और यहाँ पर डी टाउ, और इसी तरह से क्लोज इंटीग्रल आर कैप ओवर आर स्क्वायर इंटू डी ए। लेकिन ये तो 0 था, और ये पार्ट, ये 4 पाई था, तो ये इनइक्वालिटी कैसे आ गई? अमन, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ सर, एम आई ऑडिबल? यस। अभी आपने लाइक कर्ल के बारे में बताया था कि जो कर्ल होता है वो किसी वेक्टर फील्ड की जो रोटेशन है उसको बताता है। हम्म। तो जो हम ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती। हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो 0 होना चाहिए। हाँ। तो फिर मैक्सवेल इक्वेशन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल माइनस डीवी बाई डी टी की टर्म्स में कैसे लिख दिया, जब हम दो इलेक्ट्रिक अभी अभी फील्ड अभी आप अच्छा, तो आप जो जिस चीज की बात कर रहे हो वो फील्ड जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है। जो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी लिखा है वो टाइम के साथ चेंजिंग फील्ड है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड है। मीन्स वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो अपने आप को क्रॉस नहीं करेगी, दूसरे टाइम पे वहां पे वो हो सकती है फील्ड। ओके सर, टाइम डिपेंड। थैंक यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ एक अजीब सा उत्तर मिल रहा है, जहाँ पर हमारा
एरिया इंटीग्रल जो है इस गॉस थ्योरम के हिसाब से 4 पाई है, और जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो 0 है। तो ये कैसे आता है, ये क्यों हुआ? तो इसका इसका उत्तर ये है कि जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है। तो आप स्फीयर कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा बना लो, आप इस चार्ज क्यू की जितनी भी लाइंस बाहर आ रही हैं आप सरफेस पे कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस क्यू। ठीक है, मीन्स जितनी भी फ्लक्स इसके बाहर आ रहे हैं आप उसको सरफेस इंटीग्रल में देख सकते हो। लेकिन जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल आप कर रहे होते हो तो आप इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर पाते। आप हर एक जगह पर कैलकुलेट करते हो लेकिन वहां पर चार्ज है ही नहीं। तो जो कुछ भी आप इंटीग्रल करते हो वहां पे आपको ऐसे दिखता है। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है और आप वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हो, तो जितनी भी फील्ड लाइन आती हैं वो बाहर चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो इनक्लोज्ड फ्लक्स होता है वो 0 होता है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो बाहर चला जा रहा है। तो आप ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बनाते हो तो वो बाहर चला जाता है और वो 0 हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल। लेकिन जब आप एरिया इंटीग्रल करते हो तो आप इस चार्ज को पूरी तरह से इंक्लोज कर लेते हो और उसके बाद उसका एरिया इंटीग्रल करते हो, तो वहां पर आपको ये दिखता है कि ओके, इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पर एक चार्ज है जिसकी वजह से ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो 4 पाई आता है। तो इस चीज को हम एक डिराक डेल्टा फंक्शन के तरह से समझ सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि जो डेल्टा आर आर ओवर आर स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई डेल्टा आर, तब यह एनोमली समाप्त हो जाएगी। वो कैसे? अगर हम यहाँ पर डेल डॉट आर ओवर आर स्क्वायर है और डी टाउ एक वॉल्यूम इंटीग्रल है पोलर कोऑर्डिनेट में, तो ये हमारे पास हमें पता है कि डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई होगा। कुल मिलाकर यह वॉल्यूम इंटीग्रल जो होगा ये आर स्क्वायर डी आर डी थीटा डी फाई साइन थीटा ये होगा। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं और तो डेल्टा डेल्टा और उसके बाद फिर हम देखते हैं डेल्टा आर ओवर आर कैप ओवर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डी आर डी थीटा डी फाई साइन थीटा एक्सेट्रा, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। आर तो ये जो वैल्यू है वॉल्यूम एलिमेंट। अच्छा, तो जो डी टाउ है अगर एक वॉल्यूम एलिमेंट है, ये होगा आर स्क्वायर डी आर डी थीटा डी फाई साइन थीटा। और हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है डेल्टा आर कैप ओवर आर स्क्वायर की, ये है 4 पाई डेल्टा आर। अगर हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें डेल डॉट डी डी टाउ में, देखेंगे कि 4 पाई डेल्टा आर एफ ऑफ आर डी आर डी थीटा डी फाई साइन थीटा। तो डेल्टा आर के साथ अगर वही फंक्शन रहता तो वो
fr delta r minus infinity to infinity dr will be nothing but f0, right? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम ऐसा करें और हम अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेट करें, तो हमारे पास पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर आर स्क्वायर आर कैप। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आर कैप ओवर आर स्क्वायर का एक फंक्शन हमारे पास है, राइट? ये लगभग ऐसे प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो क्यू है वो एक चार्ज है। और मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है जहाँ पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी रो आर वो भी क्यू ओवर 4 बाई 3 पाई आर क्यू, राइट? तो हम अगर डेल डॉट ई कैलकुलेट करें तो ये होगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल डेल्टा ऑफ, नहीं नहीं, पहले हम अगर इस चार्ज डेंसिटी के लिए जो ये क्यू है और किसी एक स्फेयर में आर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी एक स्मॉल एलिमेंट में यहाँ पर वो इस तरह से होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द चार्ज दैट इज देयर रो इनटू द वॉल्यूम, मतलब ये टोटल चार्ज हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर इंटू अब यूनिट वेक्टर आर, तो किसी एक पॉइंट आर पर। तो अब टोटल जो फील्ड हो हम फिर इसको पूरे पे कैलकुलेट कर लेंगे। आर अगर अगर हम देखें कि अगर हम इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें, ये होगा नथिंग बट डेल डॉट आर कैप ओवर आर स्क्वायर इंटू रो थीटा, राइट? लेकिन पहले से पता है कि जो डेल्टा आर ओवर आर स्क्वायर है वो नथिंग बट 4 पाई डेल्टा आर है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फील्ड की ये वैल्यूज होगी, ये 4 पाई डेल्टा आर और रो एंड डी टाउ पूरा इंटीग्रल जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो आर 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 जो है वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल है। तो आर आर जीरो पे भी एबुलेट हो, जीरो पे एबुलेट होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो पे एबुलेट होगा, और फाई इज इक्वल टू जीरो पे एबुलेट हो जाएगा। तो सब कुछ बाहर आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करते हैं इंटीग्रल में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस वैल्यू का 4 पाई डेल्टा आर रो डी टाउ, और डी टाउ का आर स्क्वायर वो है वहाँ पर। हमें यहाँ पर मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा आर, जो भी आर की जितनी भी वैल्यूज है उस पर थीटा इज इक्वल टू जीरो, फाइव इज इक्वल टू जीरो, फाइव इज इक्वल टू जीरो पे एवेल्यूएट कर लेगा, तो सिर्फ रो बाहर आएगा क्योंकि ये आर प्राइम का मीन लोकल कोऑर्डिनेट का इसकी जितनी वैल्यूज होंगी वही आ जाएंगी, बाकी सब जीरो पर एवेल्यूएट हो जाएगा और 4 पाई के साथ ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा और हमारे पास होगा डेल्टा इज इक्वल टू रो आर प्राइम ओवर एप्सिलॉन, जहाँ पर आर प्राइम सिर्फ इस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ से यहाँ का आर प्राइम है और यहाँ से यहाँ पर आर। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और
जो ये वाला आर है और ये वाला डिफरेंशियल आर है, जो आर प्राइम माइनस कैपिटल आर का, सॉरी दिस आर के लिए डिफरेंशियल। तो हमें देख रहे हैं कि ये जो गॉस के लॉ का ये डिफरेंशियल फॉर्म है। यहाँ पर अगर इसको हम अलग तरीके से पुनः वापस डेल डॉट ई डी टाउ करके एक वॉल्यूम इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, तो हम देख रहे हैं कि रो रो टाउ रो आर प्राइम डी टाउ ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी डेल्टा डॉट ई डी टाउ ओवर वॉल्यूम इंटीग्रल। बट इसको हम उसके डाइवर्जेंस वाली थ्योरम से हम इसको फिर से क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक वेक्टर का डाइवर्जेंस है एक और वो इसका समाकलन वॉल्यूम के ऊपर लिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि और रो डॉट डी टाउ जो क्लोज्ड चार्ज है उसको कैलकुलेट करता है और एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख रहे थे कि जो ये ऊपर वाला ये जो समीकरण था ये एक गॉस लॉ का ही डिफरेंशियल फॉर्म था। तो हम फिर से पुनः लिखेंगे डेल डॉट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसमें किसी को कुछ पूछना? अब हम एक चीज और समझेंगे कि अभी हमने एक फिनोमिना को एक्सप्लेन किया डिराक डेल्टा फंक्शन से। तो डिराक डेल्टा फंक्शन में हमने देखा कि यह एक फंक्शन है जो इस तरह से समझा जा सकता है, जो डेल्टा फंक्शन है इस तरह से समझा जा सकता है कि यह हर जगह पर शून्य होता है, जहाँ पर x, अगर ये x का फंक्शन है तो यह हर जगह शून्य होगा जहाँ x जीरो नहीं होगा, और यह इन्फिनिट होगा जहाँ पर x जीरो होता है। इसका मतलब हम इसको अगर विजुलाइज करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यह x इक्वल टू जीरो पे इंफिनिटी को जाता है, और जहाँ पर x नॉट इक्वल टू जीरो है वहाँ पर ये जीरो होता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आप एक डिराक डेल्टा फंक्शन है x माइनस ए पर, अगर उसके साथ एक फंक्शन एफ एक्स है और उसका हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इसको हम सिंपली एफ ऑफ ए लिख सकते हैं जो इसका इंटीग्रेशन होगा। इसी तरह से अब हम डिराक डेल्टा फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में जान गए हैं। अब इसका हम उपयोग अपने कैलकुलेशन में करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं दो चार्जेस की वजह से जो एक डिस्टेंस डी पर रखे हुए हैं, और दोनों आवेश प्लस क्यू हैं, और इनसे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है जो कि इनके बीच से यह डिस्टेंस की दूरी पर रखी हुई है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो इस डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, ये होगी d/2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ये 90 डिग्री है। और इसी तरह से इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर भी वो जो फील्ड होगी सिमिलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि दोनों सेम दूरी पर रखे हुए हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसको हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो जो ये फील्ड है, अगर ये E1 है और ये E2 है, हमें पता है कि जो क्योंकि ये चार्जेस प्लस क्यू और ये वाला भी चार्ज प्लस क्यू है, और जो डिस्टेंस है ये वाली,
और ये वाली डिस्टेंस वो सेम है, तो हमें ये पता है कि मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमें इतना पता है कि अगर हम इस फील्ड का अगर हम वेक्टर डिकम्पोजिशन कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये हो जाएगा E2 साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में, और ई वाई साइन ई वाई कॉस थीटा वाई डायरेक्शन में। और इसी तरह से इस फील्ड के लिए ई माइनस ई एक्स कॉस ई एक्स साइन थीटा प्लस ई वाई कॉस थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कंपोनेंट जो है जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास जो टोटल फील्ड आएगी जेड डायरेक्शन में वो आएगी 1/4 q ओवर अंडर रूट डी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर इनटू कॉस थीटा जेड कैप, सॉरी वाई कैप, जो जेड डिस्टेंस दूरी पर है। तो ई वाई कैप विल बी 1/4 q ओवर d बाई 2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, and cos theta is nothing but this z over the hypotenuse. So it will be uh, z over under root, okay, uh, the distance is y, right, and d square by 2 plus z square. So up this will be the electric field will be 1/4 pi epsilon naught qz over d by 2 का square plus z square power 3/3 y. Okay. Now the next question is to calculate the uh, charge density rho if we have a field given by P is equal to KR Q और कैप। तो हमें पता है कि डेल डॉट E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो डेल of KR Q R will be nothing but 1 over R square del over del R square AR cube, and you can calculate this using just taking the derivative. So k will be outside and this will be r to the power 5, and हम इसको फिर से कैलकुलेट कर पाएंगे और ये होगा ये होगा r स्क्वायर 5 r to the power 4, this will be r to the power 2 now, और हमारे पास आ जाएगा 5k r स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि डेल डॉट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जो चार्ज घनत्व होगा वो होगा रो एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 5k r स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी हो एक रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दे रखा है, इससे हमने प्लस क्यू आवेश दे रखा है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी वो होगी टोटल चार्ज अपॉन द टोटल लेंथ, दैट इज
अगर इसकी रेडियस आर है तो 2 पाई आर। अगर अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इससे एक इसके एक्सिस से जेड डिस्टेंस दूरी पर इस चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जैसे हमने पहले दो चार्जेस के लिए किया था वैसे हम यहाँ पर पुनः कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर अगर हम एक इस पॉइंट पर अगर हमें पता करना है जो कि यहाँ से ये डिस्टेंस दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता करना है तो जो ये डिस्टेंस दूरी से है दूरी पर है सेंटर से, तो हम इसको इस एक लाइन एलिमेंट की वजह से सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो जो लाइन एलिमेंट अगर वो डीएल है तो डीएल जो होगा वो होगा, अगर वो एक एंगल थीटा बनाता है सेंटर पे तो वो सिंपली हम उसको लिख सकते हैं आर डी थीटा डीएल। और इस एलिमेंट की वजह से जो चार्ज होगा डी क्यू वो होगा डीएल इंटू, अगर ये चार्ज डेंसिटी लेमडा है लेमडा, तो हम हमारा फिर डी क्यू की वजह से जो फील्ड होगी जो जेड जेड डिस्टेंस है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो होगा जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, ओके। तो ये चार्ज है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अपोजिट में जो एक और लाइन एलिमेंट डीएल होगा वो एक जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर ये दोनों एक एंगल थीटा बना रहे होंगे जेड एक्सिस पे। अगर हम देखें कि थीटा क्या होगा, थीटा एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो हम देख सकते हैं यहाँ से इसको फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी ये थीटा है और ये जी है और ये आर डिस्टेंस है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस, तो जो कॉस थीटा होगा हमारे पास वो होगा जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इन छोटे लाइन एलिमेंट्स की वजह से इसको कम कर लें तो इतने सारे इसके अलग अलग कंपोनेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे साइन थीटा कंपोनेंट। तो जो पी साइन थीटा कंपोनेंट्स होंगे डी साइन थीटा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट डी कॉस थीटा कंपोनेंट बच पाए। तो हमें पता चल गया कि जो टोटल फील्ड होगी, जो फील्ड है पॉइंट पर वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, चार्ज होगा डीएल इंटू द लेमडा charge density over the distance we are calculating, that is zeta square plus r square। और हमें पता है कि cos थीटा, अब हम cos थीटा की भी वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे dl लेमडा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू है z ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारे पास जो टोटल अभी फील्ड आएगी वो भी 1/4 पाई टी एल लेमडा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू जेड। और हम पूरे फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे पूरी रिंग की वजह से। अगर हम पूरे रिंग की वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हमें डीएल एलिमेंट पर इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम इसको कर लेते हैं। हम कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और डीएल जहाँ पे हमने पहले देख रखा था ये था डी थीटा
lambda is nothing but q over 2 pi r into z, और जो टी थीटा वेरी हो रहा है वो हो रहा है 0 से 2 पाई, और ये आर टी थीटा है लाइन एलिमेंट, और हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 डिनोमिनेटर में है। हमारा जो फील्ड का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर के ओवर 2 पाई आर जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रिंग की वजह से जो फील्ड की वैल्यू है इसके एक्सिस पर, वो रिंग की रेडियस रिंग की रेडियस पर डिपेंड करती है। अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन लें जहाँ पर हम ये जहाँ पर हम ये कहें कि जो जेड डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस की कंपेयर में बहुत बड़ी है, मतलब हम जो रिंग है उसको बहुत दूर से देख रहे हैं, और हमारे पास एक चार्ज है उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में हमें जो रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही दिखेगी। और अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जेड स्क्वायर पावर 3/2 इंटू जेड, और इसको हम अगर आगे और सरल करें तो ये हमारे पास होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड विल बी लाइक जेड क्यूब, और यहाँ पर जेड। तो हम देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जेड स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये जैसा बिहेव कर रहा है, यह रिंग ऐसी बिहेव कर रही है बहुत दूर से अगर देखने पर कि यह 1.4 क्यू है, और उसकी वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। तो अ, अब हम अपने एक अलग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो मैं आ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो हमें यहाँ पर एक रिंग दी हुई है जिस पर हमने एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू करा है, और जिसकी वजह से इसकी जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो क्यू ओवर इसकी रेडियस आर है, तो हो गई है क्यू ओवर 2 पाई आर। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिंग के सेंटर से पास होता हुआ एक आर रेडियस का स्फेयर है, जिस जिसकी वजह से इस स्फेयर में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है स्फेयर में, मीन्स मतलब कितना फ्लक्स इस स्फेयर से इनक्लोज हो रहा है, आबंधित हो रहा है, इसका हम मान निकाल रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि अगर हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी भी तरह के एक स्टेट में, किसी भी तरह के एक जियोमेट्री में एक चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, बस वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहे हैं, जिसके वजह से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर फ्लक्स हमारे इस केस में ये एक मैंने अजीब सा शेप बना दिया है, लेकिन इसकी वजह से वो जो फ्लक्स है उसकी मान चेंज नहीं होगी,
और वो इतना ही होगा जो टोटल चार्जेस है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखा कि हमें इसके सेट से मतलब नहीं है, बस हमें इतना मतलब है कि कितने चार्जेस उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे अ, इस स्फेयर में कितने चार्जेस इसके द्वारा इंक्लोज हो रहे हैं। ये स्फेयर एक गॉसियन सरफेस है। स्फेयर इज ए गॉसियन सरफेस है। हम देख रहे हैं कि इस स्फेयर की वजह से सिर्फ इतना ही एलिमेंट आ रहा है इस स्फीयर के अंदर। और हमें फिर इसका मतलब ये कैलकुलेट करना है कि इस एलिमेंट पर कितने चार्ज इकट्ठे हैं, और वही उसका कैलकुलेशन हमें फ्लक्स की तरफ ले जाएगा, फ्लक्स कैलकुलेशन की तरफ ले जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये भी आर डिस्टेंस पर है। ये भी आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, और ये पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट भी आर डिस्टेंस पर है। तो जो एंगल इस यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री बनेगा। तो जो टोटल एंगल है ये 120 डिग्री है। तो जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी 120 डिग्री है। और हमें पता है कि अगर मान लो आपके पास एक स्फेयर है, और आपको पता है कि एक लाइन एलिमेंट है डीएल उस पे, और वो सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है। तो उसकी जो डीएल एलिमेंट की जो लंबाई होती है वो होती है आर इंटू डी थीटा। तो हम यहाँ पर उसी प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये ये एलिमेंट सेंटर पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें पता है कि अगर इसकी रेडियस आर है, तो जो इस एलिमेंट की लंबाई होगी वो होगी आर इंटू 120 डिग्री। इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे फिर। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो लंबाई है वो है लेंथ ऑफ द रिंग enclosed by spherical Gaussian surface in H. Nothing but pi over nothing but R into the angle. The angle is 120 degree. In radian, we can write it by 2 pi by 3. तो अब हमें पता चलेगा कि हमारा एलिमेंट एल कितना है। हमें देखना है कि इस एल की वजह से जो चार्ज है वो कितना है। तो हम देखेंगे कि जो चार्ज होगा वो होगा लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पर लेमडा हमारे पास है 2 पाई आर इंटू आर इंटू 2 पाई बाई 2। तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई। तो हमारे पास पता चला कि जो लेंथ है वो Q/3 का कोण Q/3 चार्ज इंक्लोज किए हुए हैं जो इस हमारी स्फेरिकल इक्वेशन सरफेस है। तो इसका मतलब हमें फिर वही सीधा याद हमें गॉस की थ्योरम लगाने पे हमें ये पता चलेगा कि जो इंक्लोज फ्लक्स है वो हमारे पास होता है क्यू इंक्लोज गॉसियन सरफेस में ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि पाई ई इज नथिंग बट क्यू इंक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इंक्लोज हमें दिया गया है
क्यू बाई 3 फ्रॉम ए ओवर 3 लॉन्ग ये होगा प्लस ए स्पेक्ट्रल सर्फेस से गुजरेगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन में किसी और को कुछ डाउट नहीं है तो हम अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन फिर से एक डीराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है। तो हम ये डीराक डेल्टा फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है, जहाँ पर हमें 0 to 3 एक्स क्यूब डेल्टा एक्स माइनस 2 डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले ही देख रखा है कि अगर एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स, अगर हमारे पास एक डेल्टा एक्स माइनस ए है तो वो हम उसको सिंपली एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इस समाकलन को एक्स क्यूब डेल्टा एक्स माइनस 2 को लिख सकते हैं एफ ऑफ 2, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ है एक्स क्यूब। तो इसका मतलब क्यूब, इसका मतलब ये हो जाएगा 8। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 है और एक्स क्यूब डेल्टा एक्स माइनस 2 डी एक्स क्या होगा, तो यहाँ पर उत्तर हमारा 0 आएगा, क्योंकि आप अगर देखो तो एक्स इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। This is where the delta function peaks and it is 0 everywhere. So, and what you are doing, you have some function f of x that you are multiplying with in this whole range with delta x, and its value is 0 in that range. So essentially you are making your function 0 in that range. So that's why in this range 0 to 1 the delta function will give you this integration will give you 0. इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करेंगे डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड, यहाँ पर हमें दिया है कि सो दैट डेल्टा एक्स डेल्टा ऑफ के एक्स, जहाँ पे के एक कांस्टेंट है, वो होगा 1 ओवर मॉड ऑफ के डेल्टा एक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन लेते हैं। हेलो, हाय अजय, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हमें इसके लिए एक टेस्ट फंक्शन लेंगे मेथड, और इसको हम डेल्टा के एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखते हैं, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे माइनस इन्फिनिटी में। तो हम देखते हैं कि अब हम एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे के एक्स इज इक्वल टू वाई, तो के डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, और यहाँ से हम फिर देखते हैं कि अगर के ग्रेटर देन 0 है तो if x tends to infinity then y will also tends to infinity, and if x tends to 0 minus infinity then y will also go to minus infinity। तो इस केस में ये इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन इस तरह से लिखा जा सकता है, dy over q fx fy एंड डेल्टा y। और हम आगे ये तो ये आगे इसको हम फिर से ऐसा लिख सकते हैं dx, क्योंकि x एक वेरिएबल है जो इंफिनिटी से इंफिनिटी, y एक वेरिएबल है जो इंफिनिटी से इंफिनिटी में रिपीट इंटीग्रेट हो गया है, तो उसको x भी लिख सकते हैं। तो ये सिस्टम है परफेक्ट डेल्टा x। लेकिन अगर k लेस देन 0 है, तो जब x इंफिनिटी जाएगा तो y जो है वो माइनस इंफिनिटी जाएगा, और जब x प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जाएगा तो y प्लस इंफिनिटी जाएगा। तो यहाँ से जो लिमिट होंगी वो हमारी चेंज हो जाएंगी। लेकिन k लेस देन 0 अगर, तो ऐसा लिखेंगे, अगर हम इन दोनों केसेस को एक साथ लिखना चाहते हैं k लेस देन 0 एंड k ग्रेटर देन 0, तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ के। अब ये मॉड इस वजह से लगाया गया क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू कुछ नेगेटिव आती और लिमिट उल्टी थी, इस वजह से डेल्टा एक्स था एफ ऑफ एक्स में, उसकी भी वैल्यू मतलब निगेटिव की तरफ से हम अप्रोच करते हैं। अगर हम इसको मॉड वैल्यू कर देंगे यहाँ पर k की, तो इससे हमें लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम उसको माइनस इंफिनिटी पे करेंगे और हम सिंपली इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू डेल्टा डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कैविटी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक कैविटी है, आपके पास एक कंडक्टर है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कोई आवेश नहीं है, तो हमें हम इसमें एक स्पेस बनाएंगे, एक कैविटी बनाएंगे। एक कैविटी है जहाँ से हमने कुछ मटेरियल बाहर निकालना है। और अगर हम मैं फिर से इसको लिख सकता हूँ, हमारे पास एक कंडक्टर है जो चालक है और हमने इसमें एक कैविटी बनाई है बाहर पदार्थ बाहर निकाल कर। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैविटी के अंदर अगर हम कोई चार्ज प्लस क्यू रख दें तो तीन चीजें हम देख सकते हैं। पहला, विद्युत विद्युत कैविटी के अंदर, तो जो विद्युत फील्ड होगा कैविटी के अंदर, हम उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम। और हम देखते हैं कि क्लोज इंटीग्रल पी डॉट डी जो है वो क्यू इंक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो फील्ड है वो नॉन जीरो है इनसाइड द कैविटी, क्योंकि हम एक प्लस चार्ज को अ, अपने में आबंधित कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे प्लस चार्ज रखेंगे, क्योंकि कोई भी
कोई भी चार्ज, अगर ये प्लस चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रुक सकता, तो यहाँ पर तुरंत ही एक इंड्यूस चार्ज, मतलब आवेशित चार्ज प्रकट हो जाएंगे, माइनस क्यू, माइनस चार्ज प्रकट हो जाएंगे, और जो इनका मान तो इस कैविटी के अंदर रखे प्लस क्यू चार्ज के बराबर है। और इस माइनस क्यू चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है, तुरंत सरफेस पर फिर से पॉजिटिव चार्ज प्रकट हो जाएगा। तो अगर हम कंडक्टर के अंदर किसी एक गॉसियन सरफेस पर, किसी एक गॉसियन सरफेस पर विद फील्ड कैलकुलेट करें, तो हम देखते हैं कि जो हम टोटल चार्ज है ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो क्यू इनक्लोज है वो जो चार्ज हमने रखा था प्लस क्यू, और जो ये आवेशित चार्ज ये यहाँ पर इसके सतह पर आ गए हैं कैविटी के इंटरनल सतह पर, वो माइनस क्यू है, सेम अमाउंट है, सेम। तो इसकी वजह से जो टोटल आबंधित चार्ज है वो जीरो है। तो इसकी वजह से हमारे जो कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर, मतलब सुचालक के अंदर जो फील्ड फिर से जीरो होगी। लेकिन क्या होगा अगर हम सुचालक के बाहर से देखें, तो अगर हम मान लें हम एक इस डिस्टेंस आर पर हम एक टेस्ट आवेश क्यू पर फील्ड पता करना चाहते हैं, तो अगर हम देखें कि हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे जो कि कुछ ऐसी होगी। तो हमें पता है कि इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो होगा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम अगर टोटल चार्ज देखें तो पहले जो चार्ज कैविटी में हमने दिया था उसके वजह से एक कैविटी के सरफेस पे एक निगेटिव आवेशित चार्ज आया, और इस आवेशित चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतने ही अमाउंट में एक चार्ज सरफेस पे आया। तो इससे जहाँ पर Q इज इक्वल टू Q कैविटी इज इक्वल टू द गिवन चार्ज नेगेटिव, और ये बराबर है Q सरफेस पे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज है वो कुछ नहीं बल्कि Q माइनस क्यू प्लस क्यू है, Q। तो कैविटी के अंदर जो प्लस क्यू चार्ज हमने दिया था इसकी वजह से आर डिस्टेंस में जो फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आर डिस्टेंस में जो फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, तो जो प्लस क्यू हमें चार्ज मिल रहा है। तो इस इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कंडक्टर है उसके अंदर जो फील्ड होगी वो जीरो होगी, लेकिन कैविटी के अंदर फील्ड जीरो नहीं होगी, क्योंकि हम वहाँ पर एक चार्ज क्यू हमने रख रखा है। यहाँ पर फील्ड जीरो है, यहाँ पे फील्ड इनसाइड तक इसके कैविटी के अंदर नॉन जीरो है, और बाहर भी नॉन जीरो, क्योंकि आप जब एक गॉसियन सरफेस बनाते हो यहाँ पर, तो आप देखते हो कि आपके पास एक रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट चार्ज है क्यू। इस वजह से आपका फील्ड जो है वो इस पॉइंट आर पे, इस पॉइंट पी पे जो आर डिस्टेंस दूरी पे है वो नॉन जीरो होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो एक चार्ज क्यू की वजह से जो फील्ड कंडक्टर के अंदर है वो जीरो होता है। तो यह कैविटी से रिलेटेड क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए फोर्स। एक मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा, आर डिस्टेंस का, आर रेडियस का एक स्फेयर है, उसकी सिग्मा। तो आपको पता होगा कि आप अगर यहाँ पर एक क्यू आवेश हम रखते हैं तो उस पे हमें लगने वाला फोर्स पता करें इसकी सरफेस पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें हमें क्योंकि हमें पता है कि एक इसको हम मान लीजिए बड़ा करते हैं, तब हम इन्फिनिटेशन एरिया में जहाँ पे ये यूनिफॉर्म होगा इसको ये कुछ ऐसे होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप जो है ये बाहर की तरफ आता हुआ रहेगा, और इसके कंडक्टर के अंदर जो है, इस सुचालक के अंदर जीरो फील्ड रहेंगे। मतलब यहाँ पर ये इज इक्वल टू जीरो रहेगा और यहाँ पर ई इक्वल टू इतना रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल फील्ड होगी, ई टोटल फील्ड होगी होगी 1/2 ई इनसाइड प्लस आउटसाइड। तो जो ई टोटल है इनसाइड द स्फेयर वो जीरो है क्योंकि ये कंडक्टर है, आउटसाइड वो है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो हमें मिल गया ई टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप एंड सिग्मा। अभी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी। तो हमारा फोर्स जो हो जाएगा पर यूनिट एरिया हो जाएगा, ये फोर्स है पर यूनिट एरिया, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो इसको हम अगर तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये सिग्मा इंटू 1/2 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी स्फेयर की वजह से, इस स्फेयर की चार्ज सरफेस की वजह से वो थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन एन कैप। तो ये इतना होगा। यहाँ पर हम एक साफ साफ देख सकते हैं कि वो 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन मीन्स हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद द चार्ज डेंसिटी।